वेलकम स्टूडेंट्स। सो 11th क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टडी कर रहे थे। उसमें हम लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे। तो इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें तो मूवमेंट कौन सा है? नेक्स्ट है मूवमेंट। स्टूडेंट्स, मूवमेंट क्या होता है? सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। प्लांट भी मूवमेंट करते हैं, एनिमल भी मूवमेंट करते हैं, पर दोनों के मूवमेंट में डिफरेंस होता है। अगर एनिमल की बात करें तो एनिमल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है, एक प्लेस से चलकर दूसरे प्लेस तक जा सकता है। उस टर्म को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लोकोमोशन। क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। पर मूवमेंट तो प्लांट भी करता है, उसके पत्ते हिलते हैं, टहनियां झुकती है, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करना, जो रिस्पॉन्स भी हम फोटोट्रोपिज्म भी पढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सेंस ऑर्गन तो नहीं होते प्लांट के अंदर, बट वो किसी के रिएक्ट तो करते हैं ना एक्सटर्नल स्टिमुली के साथ। तो मूवमेंट जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मूवमेंट होती है। मूवमेंट क्या है? होती है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पार्ट है या बॉडी है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन शो कर रही है। चाहे वो मान लो उनके पत्तों का हिलना हो गया, टहनियों का ग्रो करना हो गया, एक तरफ झुकना हो गया, ठीक है। ऐसे तो है जब टहनी यहाँ पे तो यहीं रहेगी, वो ऐसे नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो तो इसे घूम रही है, तो उसका वो क्या है? एक मूवमेंट है। तो मूवमेंट, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। मोस्ट ऑफ एनिमल मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस टर्म इज नोन एज द लोकोमोशन। जब जो मोस्ट ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट होते हैं, प्लांट क्लियर मूवमेंट तो नहीं करते पर मूवमेंट करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन स्टूडेंट्स आपने 10th क्लास में पढ़ा है, रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव करना क्या कहते हैं? उसको एक्सक्रीशन। और ये बहुत ही एक जरूरी प्रोसेस है एक्सक्रीशन। क्यों? क्योंकि अगर टॉक्सिक मटेरियल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर ज्यादा जमा हो जाते हैं, ज्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर डिजीज का चांसेस रहता है, ठीक है। तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है। मेटाबॉलिक रेट में चेंजेस आते हैं, बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए क्या होता है? एक्सक्रीट करते हैं टॉक्सिक मटेरियल को, मतलब बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। प्लांट के अंदर भी तो एक्सक्रीशन होता है। अगर CO2 की बात करें, हम भी CO2 रिलीज कर रहे हैं, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और अगर हम बात करें इनकी प्लांट की, वो तो एक्सक्रीशन ही है ना, एक टॉक्सिक मटेरियल वो रिलीज कर रहे हैं। उसके अलावा उनके अंदर जो रैपिड्स होते हैं, गम्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्लांट के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। और एनिमल में तो आपको पता ही है, यूरिन की बात करें, स्वेट की बात करें, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं? एक्सक्रीशन के अंदर आते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो वेस्ट प्रोडक्ट है अपने, वो एक्सक्रीट करते हैं, उनको रिलीज करते हैं। जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपको पता ही है, आप बहुत सुनते हो कॉन्शियसनेस के बारे में। तो कॉन्शियसनेस, इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। देखो एनिमल की बात करूंगा पहले। ह्यूमन जैसे है, ह्यूमन है, सेल्फ कॉन्शियस है। क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर सेंस ऑर्गन है स्पेशल टाइप के, ठीक है। वो सेंस करते हैं हमारे अंदर, जैसे न्यूरॉन का आपको पता है, बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है हमारे अंदर बॉडी के अंदर, और बहुत जल्दी हम सेंस कर जाते हैं चीजों को। एनिमल बहुत सारे सेंस करते हैं। आपने बहुत सारे एनिमल के बारे में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे भी, उसमें जो ऑर्डर किया सूंघने की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो टेस्ट की है, तो वे क्या है? एक पर्टिकुलर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स देना। प्लांट भी यही करते हैं, पर प्लांट में स्पेशल कोई सेंस ऑर्गन नहीं होती। प्लांट में क्या है? जैसे लाइट है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुली, टच, थिग्मो, ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट याद होगा आपको, तो वो भी शो करते हैं। तो कॉन्शियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कॉन्शियस होना भी जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर एंड रीजनरेशन से आप समझ गए होंगे कि कोई पार्ट
देखो रिपेयर कोई मान लो आपकी बॉडी के कट लग गया, स्किन ऊपर से छिल गई, वो दोबारा उस सेल को दोबारा बनाना, ठीक है। एक पूरे पार्ट का दोबारा बनना, वो क्या है, रीजनरेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होता है, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी टू द रिपेयर एंड द रिन्यू डैमेज्ड और द लॉस्ट पार्ट इन द, ये मैंने यही बताया ना, एक तो कट, एक पूरा कट जाना, एक थोड़ा कट लग जाना, डैमेज्ड और लॉस्ट पार्ट का दोबारा बनना, उसे क्या बोलते हैं, रिपेयर या रीजनरेशन। इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ, पोस्ट एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो के बाद की जो लाइफ होती है, उसमें जो प्रोसेस होते हैं उनको बोलते हैं रिपेयर एंड रीजनरेशन। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिपेयर एंड रीजनरेशन होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं, कुछ में क्या होते हैं, कम होते हैं। हमारे अंदर भी तो रिपेयर मैकेनिज्म होता है, प्लांट के अंदर भी होता है, प्लांट में ज्यादा होता है क्योंकि प्लांट में थ्रू आउट द लाइफ हमने ग्रोथ के अंदर बताया था आपको। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, रिपेयर एंड रीजनरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है और लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए भी एक जरूरी कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो हम मूवमेंट, एक्सक्रीशन, कॉन्शियसनेस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं। तो रिपेयर एंड रीजनरेशन अभी देखा, रिपेयर एंड रीजनरेशन फिर से बता देता हूं। किसी पार्ट को, कोई पार्ट है वो या तो डैमेज हो गया या लॉस्ट हो गया, उसको दोबारा बनना है, तो डैमेज पार्ट का बनना है या पूरे पार्ट का नया बन जाना, ऑर्गन का नया बन जाना, उसे क्या बोलते हैं, रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो हम बात करते हैं, थोड़ा डीएनए पे चले जाते हैं। हम बात करें इवोल्यूशन या जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो जो स्टूडेंट्स इवोल्यूशन जो होता है, इवोल्यूशन चेंजेस आने जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर होना जरूरी होता है, ठीक है। ये एक स्लो प्रोसेस है बट चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अगर चेंजेस नहीं आएंगे, अगर डेवलपमेंट का या इवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक विकास है, डेवलपमेंट है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस बट वो एसेंशियल है, जरूरी है। तो इवोल्यूशन भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर, मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन करते हैं। टाइम टू टाइम उनके अंदर चेंजेस आते हैं, स्लो चेंजेस को बोल सकते हैं, स्लो चेंजेस विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है। एवोल्यूशन चेंजेस आना जरूरी होते हैं एवोल्यूशन। जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो देखिएगा हमारे अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जनरली जो होता है वो क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारी जर्म सेल्स, मोस्ट ऑफ सेल के अंदर होता है, जर्म सेल का डीएनए ट्रांसफर होता है, आपको पता है सेक्स सेल का, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। अब डीएनए जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और यही वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही वो पॉइंट है जो क्या करता है, एक के कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो ये ए जनरेशन है और इसके ऑफस्प्रिंग जो है, मान लो इसके जो बच्चे हैं रिप्रोडक्शन के बाद वो बी जनरेशन के है, तो इसके कैरेक्टर इसके अंदर जो लेके जा रहा है ना वो डीएनए ही लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है, डीएनए। डीएनए से ही वो कैरेक्टर, एक्सप्रेशंस, कैरेक्टर्स वो कौन लेके जा रहा है, डीएनए। तो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंटिन्यू बनी रहती है, ठीक है। जैसे रिप्रोडक्शन में आपको पता है सेल डिवीजन होती है तो पहले डीएनए डबल हो जाता है, फिर 2 सेल बन जाती है, तो डीएनए का अमाउंट इक्वल रहता है। तो डीएनए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर हमारे अंदर ट्रांसफर होता रहता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो एजिंग। एजिंग क्या होता है, एजिंग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उससे पहले एजिंग शुरू हो जाती है। मतलब धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का डेवलप होते रहना और उसके बाद उन पार्ट का प्रोग्रेसिव होना, डेवलप होते रहना। एक टाइम के बाद क्या आएगी, एक स्टेज क्या आएगी, फिर वो जनरल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है
2-3 स्टेज होती है आफ्टर द बर्थ, अगर बताएं तो, ठीक है। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज। और शुरू में एम्ब्रियोनिक स्टेज है, और या फिर प्लांट के अंदर बात करें तो वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सीनेसेंट फेज। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या हुआ, पूरा जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, ऑर्गेनिज्म शुरू में है तो वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है, तो उसको जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। जब वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद वो जब एक एज आ गई, जब उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, जो ऑर्गन थे, टिश्यू से उसके ओल्ड हो गए, धीरे धीरे उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो गया, ठीक है। तो वो क्या है कि सीनेसेंट फेज है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है, और इसको क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं, ठीक है। एजिंग के बाद जब हम चले जाते हैं तो देन क्या लास्ट में क्या आती है, डेथ। डेथ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कुछ यूनिसेलुलर को छोड़कर। इस पे डेथ पे एक स्पेशल लेक्चर भी नेक्स्ट जो होगा पूरी डेथ पे ही होगा, भी किस प्रकार से डेथ होती है, कौन कौन सी है। जनरली बात करें जब हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन या कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दे, हम क्या कर ले, एलिमिनेट हो जाए, एनवायरमेंट से क्या हो जाए, हमारा एलिमिनेट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, डेथ होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बॉडी एनवायरमेंट से एलिमिनेट हो जाए, लिविंग बॉडी, बॉडी नहीं कहता, लिविंग बॉडी अगर एनवायरमेंट से एलिमिनेट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, डेथ। डेथ क्लिनिकल भी हो सकती है, डेथ बायोलॉजिकल भी हो सकती है। क्लिनिकल डेथ या बायोलॉजिकल डेथ। हार्ट बीट का रुक जाना एक क्लिनिकल डेथ है, ब्रेन का रुक जाना एक बायोलॉजिकल डेथ है। तो इसके ऊपर पूरा एक नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा डेथ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, और ये जरूरी है, डेथ होनी जरूरी होती है। डेथ नहीं होगी तो फिर तो अर्थ के ऊपर तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, तो फिर तो वैसे ही कंपटीशन बढ़ जाएगा ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो जिस तरह नेचर ने बनाया है या गॉड ने जो सिस्टम बनाया है वो एक वेल मेंटेन्ड सिस्टम बनाया है, वेल मैनेज सिस्टम बनाया है, ठीक है। तो उनका कोई मैनेजमेंट एडवाइस देने वाला मेरा जैसा है कोई बड़ी आदमी, ठीक है, जिन्होंने सिस्टम बनाया है। तो ये जो डेथ और क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ, और इस पे पूरा हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। तो स्टूडेंट जितने भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं जो, वो सारे आपने करने हैं अच्छे से, और उनको याद रखना है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस उनके, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड द डेफिनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नॉन डेफिनाइट कैरेक्टर भी आपने याद रखने हैं। ओके गाइस, थैंक यू।